तो हम कक्षा 10 के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमने लिया है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और हम पढ़ेंगे कि विकास क्या होता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं चैप्टर में है ही आपका कि संसाधन किसको कहते हैं। तो पहले हम संसाधन के बारे में समझते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जो भी प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे संसाधन कहलाती है। सिंपल परिभाषा यही सकती है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें वो संसाधन कहलाती है। लेकिन आपके बुक के अनुसार हम पढ़ते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, तो क्या है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, तो प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास जो भी प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, किसको करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और प्रयुक्त हो या की जा सकती है और जिसको बनाने में हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक में क्या लिखी है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यह है जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब हम समझते हैं कि आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब यह है कि हमारा समय के साथ में उस चीज की कीमत बढ़े तो वो संसाधन है और क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य है और वो सांस्कृतिक रूप से भी क्या होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो ये रही हमारी संसाधन की डेफिनेशन। ये हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यही आपकी बुक में लिखा गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया, जो हमारे पर्यावरण में वस्तुएं हैं उनको किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है, प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थानों के पारस्परिक क्रिया संबंध में निहित है। अगर हमारे पर्यावरण में कोई भी वस्तु पाई जाती है उनको हम किस प्रकार से संसाधन में बदलते हैं वो कहलाता है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य संबंध को। हम इस तरीके से ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। इस ट्रायंगल में ये बताया गया है कि टॉप पर जो लिखा गया है भौतिक, पर्यावरण यानी कि प्रकृति, इसके बाद में है आपका प्रौद्योगिकी और है संस्थाएं। तो जितने भी आपके संसाधन हैं वो सभी आपको प्राप्त होते हैं भौतिक पर्यावरण से यानी कि प्रकृति से मिलते हैं। और प्रकृति से किसके लिए मिलते हैं, मानव के लिए मिलते हैं। मानव उन संसाधनों का या वस्तुओं का प्रयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम के द्वारा करते हुए संस्थाओं के द्वारा किसका निर्माण करता है, एक संसाधन का निर्माण करता है। जैसे अगर यहाँ पे हम पर्यावरण से हमको लोहा मिले तो लोहा के द्वारा हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम संस्थाएं यानी कि इसमें उद्योग आ जाते हैं, संस्थाओं का मतलब उद्योग है, उद्योग के माध्यम से उस लोहे का उपयोग करते हुए हम क्या बना देते हैं, कार, जो कि हमारे लिए एक क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो ये संबंध था जो आपकी बुक में कहा गया कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया। तो हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं या हमको मिलती हैं उनको हम किस तरीके से संसाधन में बदलते हैं वो हम यूज करते हैं प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को हम किसमें बदल देते हैं, एक संसाधन में बदल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। तो मानव प्रकृति के यानी कि भौतिक पर्यावरण से यानी कि प्रकृति से कोई भी हमको संसाधन मिला और किसके साथ में क्रिया करते हैं, प्रौद्योगिकी के साथ में क्रिया करते हुए और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जब मानव भौतिक पर्यावरण से किसी प्रकार की वस्तु को लेता है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो संस्थाओं के द्वारा एक उद्योग के द्वारा एक उस वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो तेजी से आगे बढ़ती हैं। अगर मानव ने प्रकृति से लोहा लेकर प्रौद्योगिकी का यूज करके कार बना दी, ट्रक बना दिए, रेलगाड़ी बना दी,
जैसे मानव ने अपनी आर्थिक क्रियाओं को तेज कर दिया। अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं। तो ये कहा गया कि जैसे और भी कई लोग कहते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति का हमें उपहार दिया गया है, हमको सही से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसाधन मानव क्रियाओं का परिमाण है। अगर प्रकृति से आपको संसाधन मिलते हैं तो संसाधन, अगर सपोज दैट अगर आपको प्रकृति से लोहा मिला, अगर मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तो लोहे के माध्यम से आप किसी प्रकार के संसाधन नहीं बना सकते हैं। तो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन मिलते हैं उसमें मानव हस्तक्षेप करते हैं। मानव हस्तक्षेप करने के बाद में जो संसाधन बनाते हैं वो आपके कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो कि आपकी बुक में इसी प्रकार से लिखा गया है, मानव क्रियाओं का परिमाण। ऐसा नहीं है, मानव स्वयं संसाधनों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मानव को भी हम संसाधन कहते हैं। क्लियर है? वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। तो मानव क्या करते हैं? पर्यावरण में उनको जो वस्तुएं मिलती हैं उनको अपनी क्रियाओं के माध्यम से क्या बना देते हैं? संसाधन बना देते हैं, जिसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो हम संसाधनों को 3 प्रकार में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला जो संसाधन है वो हम देखें कि प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो हमें सीधे प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? सीधे प्रकृति से हमको मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम देखें पानी और हवा। ये जो पानी हवा है ये किसी मानव के द्वारा या मानव के हस्तक्षेप के द्वारा इनको नहीं बनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव निर्मित कौन से संसाधन होते हैं। तो जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो मानव है, मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी के सहायता से जब एक रूप में परिवर्तित कर देता है उसको हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे कार का उदाहरण ले लीजिए, या किसी लैपटॉप का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका उदाहरण ले सकते हैं। तो मानव ने अगर कार बनाया तो कार बनाने से पहले कई चीजें उसने प्रकृति से लिया, और प्रकृति से लेने के बाद उसने अपने ज्ञान को उसमें लगाया, कौशल को लगाया, प्रौद्योगिकी को लगाया। इसके बाद उसने उस लोहे को किसमें परिवर्तित कर दिया? एक कार के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो एक कार क्या है? हमारे लिए संसाधन है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि मानव संसाधन क्या होते हैं। हमने 3 प्रकार के संसाधनों को बांट के पढ़ा। पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पानी हो गया और हवा हो गया। इसके बाद हमने देखा मानव निर्मित संसाधन। तो जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी की सहायता से जब एक रूप में परिवर्तित कर देता है तो हम उसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपके लिए कार का। हम देखते हैं मानव संसाधन क्या है। तो एक तरीका से अब आप आसपास सभी मानव हैं, हम सब मानव हैं, और हम सब में सभी मानव जो है संसाधन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर एक भिखारी है तो भिखारी आपके लिए संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव संसाधन की डेफिनेशन ये कहती है कि मानव संसाधन जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। जब मानव है, अगर मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो वो, या उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, तो वो कहलाता है मानव संसाधन। क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं वकील, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर। ये ऐसे संसाधन हैं जो, अब वकील हो गया, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये दूसरे मानवों की सहायता करते हैं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके मानव संसाधन। अब कोई भी मानव है वो मानव संसाधन में कब बनेगा? मानव तो सभी होते हैं, लेकिन सभी मानव तो मानव संसाधन नहीं होते ना। तो मानव जो संसाधन है वो मानव से कोई भी मानव संसाधन कब बनेगा? जब कोई भी मानव ज्ञान को अर्जित करता है, और ज्ञान को अर्जित करने के बाद में प्रशिक्षण को लेता है, और प्रशिक्षण लेने के बाद में अपने कौशल के द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, तब वो बन जाता है मानव संसाधन। तो जो मानव संसाधन होते हैं उनके पास हम देखो ज्ञान भी होता है, प्रशिक्षण भी लिए होते हैं, वो फिर अपने कौशल के द्वारा, कौशल का मतलब होता है किसी काम को बड़ी कुशलता से कर देना, कौशल कहलाता है। कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जिसके इन चारों का यूज करके मानव दूसरे मानव की सहायता करते हैं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो आपके कहलाते हैं मानव संसाधन। तो हमने इस प्रकार से देखा। सबसे पहले हमने देखा कि संसाधन क्या होते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी वस्तु हमारे आसपास हैं और उनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, संसाधन कहलाते हैं। वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन
हमने ये देखा कि फिर हमने देखा कि मानव है, मानव प्रकृति से चीजों को लेता है और उसमें परिवर्तित कर देता है। तो मानव प्रकृति से ली गई चीजों को परिवर्तित कैसे करता है? तो हमने कहा कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम में के द्वारा मानव सीधे प्रकृति से वस्तुओं को लेकर उनमें परिवर्तन कर देता है। तो मानव, हमने इसको देख के समझा कि भौतिक पर्यावरण की सभी चीजें हमको प्राप्त होती हैं मानव के द्वारा। मानव उनका प्रौद्योगिकी के द्वारा संस्थाओं में ले जाकर एक नए प्रकार का संसाधन बना देता है, यानी कि जो प्रकृति से चीजें उसको मिली उससे उसने परिवर्तित कर दिया एक नए संसाधन में। फिर हमने संसाधन का वर्गीकरण करके पढ़ा कि संसाधन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, और फिर हमने कहा एक होता है मानव निर्मित संसाधन, फिर हमने पढ़ा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ा जो सीधे प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन कि मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी की सहायता से जब एक नए रूप में परिवर्तित कर देता है, जैसे कार, तो ये वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन की बात करें, जब एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है, तो वो मानव संसाधन कहलाता है। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर्स हो गए, ये सभी आपके मानव संसाधन कहलाते हैं। कोई भी मानव संसाधन कब बनेगा? हमने कहा था ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल और प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी भी मानव को मानव संसाधन में बदला जा सकता है। हम एक प्रकार से वर्गीकरण और पढ़ते हैं संसाधनों का, जो आपकी बुक में भी दिया गया है। इस वाले चार्ट को आप देख सकते हो, ये जो चार्ट इसमें दिया गया है, इस चार्ट को समझते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से संसाधनों को 2 भागों में बांट के पढ़ा गया है, प्रकृति संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, संरचना एवं संस्थाएं। तो मानव क्या करते हैं? संरचनाएं मतलब जैसे मकान, सड़क, अस्पताल का निर्माण करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं, उद्योग को लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद में मानव जो है मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने 2 प्रकार के संसाधनों का यहाँ वर्गीकरण पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन हमने पढ़ लिया, संरचनाएं एवं संस्थाओं का निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बाद में उनकी मात्रा और गुणवत्ता की भी परख करते हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला कहलाता है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? तो नवीकरण संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को देखें तो हम जो पैनल आते हैं सौर ऊर्जा के, उसके द्वारा हम लगातार लाइट को बना सकते हैं। ऐसी पवन ऊर्जा के द्वारा हम लगातार लाइट को बना सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके नवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं, वो आपके अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और नवीकरण संसाधन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग कई बार या बार बार कर सकते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधनों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है सतत अथवा प्रवाह, तो इनका हम लगातार यूज कर सकते हैं। जैसे पवन, ये कभी नहीं रुकती, लगातार सतत चलता रहता है। जल भी कभी नहीं रुकता है, तो ये नवीकरण योग्य संसाधन हो गए। ऐसे हम जैव की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति है, यानी कि वन, इनका भी हम एक से कई बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर वन्य जीव, जो वन्य जीव होते हैं उनका भी हम एक से ज्यादा संसाधन के रूप में एक से ज्यादा बार वन्य जीवों का हम संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पढ़ रहे हैं कि अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं। तो अनवीकरण संसाधन को 2 भागों में बांट दिया गया, पुनः चक्रीय धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म। तो पुनः चक्रीय में बांटा गया और चक्रीय में बांटा गया। इससे पहले हमने पढ़ा था जो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम केवल एक बार करें। जैसे इसी में कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम दोबारा से भी एक चक्कर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे धातु। अब लोहा है, लोहे का आपने गेट बनवाया तो कुछ समय के बाद लोहे का गेट मतलब जंग आ जाती है, खराब हो जाता है, तो हम उसको कबाड़े दे देते हो। कबाड़े वाला दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए उद्योगों में भेज देता है। तो लेकिन उस लोहे का आप दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका आप दूसरी किसी चीज में और उपयोग कर सकते हो। जैसे गेट, आपने आधा गेट लिया, ये गेट था अपना गल गया, तो हम इस गेट का कुछ दूसरी चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अनवीकरण योग्य संसाधनों में कुछ संसाधन होते हैं पुनः चक्रीय। जैसे धातु है, धातु का हम कई बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे सोना,
सोना है, अगर सोने की अंगूठी है आपके पास में, अगर सोने की अंगूठी टूट जाती है तो क्या आप उसको फेंक देते हो? नहीं फेंकते हो ना। आप सुनार के पास जाते हो तो उसके बदले में आप दूसरा सोना ले लेते हो, और सुनार क्या करता है, उस टूटी हुई अंगूठी को दोबारा से रिसाइकिल होने के लिए भेज देता है। तो कुछ आपके अनवीकरण युग में संसाधनों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम बार बार चक्र के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। आज चक्रीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे जीवाश्म ईंधन। अब आपकी गाड़ी में जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है आपका? जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये आपके कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। तो ये अचक्रीय है, इनका आप चक्कर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल को डलाया, तो अगर 2 लीटर पेट्रोल डलाया तो 2 लीटर पेट्रोल डालने के बाद में गाड़ी आपकी चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी का 2 लीटर जो पेट्रोल था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय हम उपयोग कर सकते हैं, और कुछ अचक्रीय होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो हमने ये संसाधनों का वर्गीकरण करके पढ़ा। तो एक बार दोबारा से, तो ये हमने पढ़ा पूरा संसाधन, इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसी हमारे पर्यावरण वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, हमारे संसाधन कहलाते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। हमने पढ़ा प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य क्या संबंध होता है। तो प्रकृति से मानव है, प्रकृति से संसाधनों को लेता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संस्थाओं में ले जाकर एक नए प्रकार का संसाधन बना देता है। तो ये संबंध होता है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में। हमने फिर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा था, 3 प्रकार से पढ़ा हमने, प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया है, पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो केवल सीधे हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनमें मानवों का हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव प्रकृति से संसाधनों को लेकर अपनी आवश्यकता के अनुसार कौशल, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक नए प्रकार के संसाधन में बदल देते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन हमने पढ़ा था कि अगर हम मानव को ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल और प्रौद्योगिकी प्रदान कर दें तो हम उस मानव को मानव संसाधन में बदल सकते हैं, और जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, वो आपका मानव संसाधन कहलाता है। फिर हमने एक वर्गीकरण और पढ़ा था जो आपके बुक में लिखा गया था, प्राकृतिक और मानवीय। तो मानवीय हमने 2 भाग में पार के पढ़ा, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। प्राकृतिक संसाधनों को हमने फिर से 2 भागों में बांटा, नवीकरण योग्य संसाधन और नवीकरण योग्य संसाधन। हमने पढ़ा जो नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन जिसका हम केवल एक ही बार उपयोग करते हैं। नवीकरण योग्य संसाधनों को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन हो गया और जल हो गया। जैव को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, इसके बाद हमने नवीकरणों को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा, पुनः चक्रीय जैसे धातु हो गया, और हमने पढ़ा चक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ये अब इसके बाद में आपके आ जाता है कि संसाधनों का वर्गीकरण। अब इसमें संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण इसमें दिया गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।